हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ के बारे में। मतलब हमारे पेशेंट को यहाँ पे क्या है, एनीमिया है किसके कारण, कोई भी क्रोनिक डिजीज़ के कारण। तो कोई भी क्रोनिक डिजीज़ हमारे पेशेंट को प्रेजेंट है जिसकी वजह से पेशेंट को क्या है, एनीमिया प्रेजेंट है ना। तो हम यहाँ पे 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे। 3 क्वेश्चन पढ़ने से वन लाइनर क्वेश्चन है, उससे ये जो टॉपिक है बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, कौन सा साइटोकाइन हमारा मोस्ट कॉमनली सीक्रेट होता है एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज में, बताओ कौन सा होता है। तो हमारा कॉमनेस्ट जो हमारा रहने वाला है, कॉमनेस्ट साइटोकाइन, जो हमारा कॉमनेस्ट साइटोकाइन रहने वाला है एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज में, है ना। कौन सा होता है कॉमनेस्ट साइटोकाइन जो कि हमारा देखने को मिलता है एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज में, ये हमारा होता है कौन सा, इंटरल्यूकिन 6, है ना। तो हमारा ये होता है इंटरल्यूकिन 6, है ना। तो एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज में हमारा प्रॉब्लम कौन करेगा, इंटरल्यूकिन 6 करता है ना। उसके बाद हमारा रहने वाला है एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज में हमारा 2 टाइप का क्या देखने को मिलता है, 2 टाइप का एनीमिया देखने को मिलता है ना। एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज में हमारा 2 टाइप का एनीमिया देखने को मिलता है, 2 टाइप्स ऑफ एनीमिया। बताओ कौन सा एनीमिया हमारा मोस्ट कॉमन होता है। तो कॉमनेस्ट एनीमिया, है ना, कॉमनेस्ट एनीमिया जो कि हमारा देखने को मिलता है, कॉमनेस्ट एनीमिया जो कि हमारा देखने को मिलेगा एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज में, कौन सा होता है, ये हमारा होता है नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, है ना। नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, है ना, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। तो नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया का मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ पे हमारे क्या है, नंबर ऑफ आरबीसीज हमारे डिक्रीज हो गए हैं, बट जो हमारा क्या है, जो इसकी शेप है आरबीसीज की वो नॉर्मल है। दोबारा बताता हूँ, यहाँ पे जो हमारा नंबर है आरबीसीज का वो डिक्रीज कर गया है, बट जो हमारी शेप है आरबीसीज की वो नॉर्मल है ना। तो लिख लेंगे यहाँ पे, जो हमारा नंबर है आरबीसीज का, नंबर ऑफ आरबीसीज हमारी डिक्रीज हो गई है, बट जो हमारी शेप है ना, शेप हमारी नॉर्मल रहने वाली है, शेप हमारी नॉर्मल होती है। तो इसको बोला जाता है नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। ये हमारा कॉमनेस्ट होता है, ठीक है, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज में। उसके बाद हो गया हमारा जो सेकंड एनीमिया हमारा देखने को मिलता है, सेकंड एनीमिया जो कि हमारा देखने को मिलेगा एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज में, कौन सा होता है सेकंड एनीमिया हमारा देखने को मिलता है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, है ना, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। ठीक है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक का मतलब साइज में हमारे जो आरबीसीज होंगे वो स्मॉल हो जाएंगे, और हाइपोक्रोमिक का मतलब हो गया जो इनके अंदर हीमोग्लोबिन का कंटेंट है वो कम होता है, मतलब लाली कम होती है। तो छोटे सेल जिनमें लाली कम है, तो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। ठीक है, उसके बाद हमारा रहने वाला है, अब हमने ये पढ़ा कि नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, है ना। और इंटरल्यूकिन हमारा कौन सा है, इंटरल्यूकिन 6 जो कि हमारा कॉमन साइटोकाइन है इसमें, है ना। तो अब देखेंगे इसमें हमारी प्रॉब्लम क्या होती है। ये जो हमारा इंटरल्यूकिन 6 है ना, इंटरल्यूकिन 6 जो कि हमारा किसी भी क्रोनिक डिजीज में सीक्रेट हो रहा है, ये इंटरल्यूकिन 6 हमारा क्या करता है, ये हमारा एक्ट करता है बोन मैरो पे और लीवर पे, है ना। इंटरल्यूकिन 6 हमारा एक्ट करता है किस पे, बोन मैरो पे और लीवर पे, है ना। अगर ये हमारा इंटरल्यूकिन 6 एक्ट करेगा किस पे, बोन मैरो पे, तो हमारा क्या होगा, बोन मैरो पे एक्ट करने के कारण हमारा डिक्रीज हो जाता है इरिथ्रोपोइसिस, है ना, डिक्रीज हो जाता है हमारा इरिथ्रोपोइसिस। तो इरिथ्रोपोइसिस अगर हमारा डिक्रीज हो जाएगा तो हमारे पेशेंट को कौन सा एनीमिया देखने को मिलेगा, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, एनएनसी लिख दिया, है ना। नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया कब देखने को मिलता है, जब हमारा इंटरल्यूकिन 6 एक्ट करता है किस पे, बोन मैरो पे, तो हमारा क्या होता है, इरिथ्रोपोइसिस डिक्रीज हो जाता है ना। उसके बाद हो गया हमारा लीवर पे, अगर हमारा लीवर पे इंटरल्यूकिन 6 एक्ट करता है ना, तो हमारा क्या सीक्रेट करता है लीवर, लीवर हमारा बनाता है हेप्सिडिन। क्या बनाता है, हेप्सिडिन। तो हमारा इंटरल्यूकिन 6 जब हमारा लीवर पे एक्ट करेगा तो हमारा क्या बनाता है, हेप्सिडिन बनाता है ना। और ये जो हेप्सिडिन होता है ये हमारा प्रॉब्लम करेगा। हेप्सिडिन क्या करता है, ये हमारा ब्लॉक कर देता है किसको, फेरोपोर्टिन को। किसको ब्लॉक कर देता है, फेरोपोर्टिन को। हमने फेरोपोर्टिन पढ़ा है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, फेरोपोर्टिन हमारा क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ आयरन इनसाइड द बॉडी, है ना, ट्रांसफर ऑफ आयरन इनसाइड द बॉडी, ये हमारा फेरोपोर्टिन का फंक्शन होता है ना। तो अगर हमारा हेप्सिडिन ब्लॉक कर देगा किसको, फेरोपोर्टिन को, तो अगर फेरोपोर्टिन हमारा ब्लॉक कर देगा, फेरोपोर्टिन हमारा ब्लॉक हो गया है ना, किससे, हेप्सिडिन से, तो हमारा पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, है ना। क्या देखने को मिलेगा, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, है ना, मतलब सेल्स छोटे हो जाएंगे, ये हमारा एनीमिया देखने को मिलेगा। तो हमने 2 एनीमिया पढ़े, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, है ना।
तो ये हमारे दोनों एनीमिया इसमें याद रखेंगे, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ में। अब इसमें हमारा है कि एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ की हमारी ईटियोलॉजी क्या है, मतलब कोजेज़ क्या है, ठीक है, या फिर कोजेज़ याद रखेंगे, क्या कोजेज़ है जिसकी वजह से हमारा पेशेंट को यहाँ पे इंटरल्यूकिन 6 सिक्रीट हो रहा है ना। तो हमारे कोई भी कोजेज़ हो सकते हैं, कोई भी क्रोनिक डिजीज़ होगी, जैसे कि हमारा ट्यूबरक्लोसिस प्रेजेंट है पेशेंट को, है ना, या फिर हमारी कोई हिमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी होगी, जैसे कि हमारा हो गया होजकिन लिम्फोमा, है ना, होजकिन लिम्फोमा। तो ये हमारी सारी क्रोनिक कंडीशंस है ना। तो इसमें हमारा क्या होता है, इंटरल्यूकिन 6 सिक्रीट होता है। उसके बाद हमारा हो गया, जैसे कि हमारा कोई क्रोनिक इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट है ना, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हमने पढ़ी है ना, अभी कौन सी पढ़ी थी, रूमेट में हमने पढ़ी थी रूमेटोइड आर्थराइटिस, है ना, रूमेटोइड आर्थराइटिस। तो इस टाइप की डिजीजेस में हमारा क्या सीक्रेट होता है, इंटरल्यूकिन 6 सीक्रेट होता है ना, इंटरल्यूकिन 6। और यही इंटरल्यूकिन 6 हमारा क्या करता है, एक्ट करता है बोन मैरो पे और लीवर पे, हमारा एक्ट करके क्या करता है, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया और माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, है ना। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे यहाँ पे पैरामीटर्स देखे जाते हैं ना, आयरन प्रोफाइल के जो हमारे पैरामीटर देखे जाते हैं, तो आयरन प्रोफाइल के पैरामीटर याद रखने के लिए इससे पहले हमने कौन से पैरामीटर पढ़े हैं, 4 पैरामीटर पढ़े हैं, कौन कौन से, सीरम फेरेटिन के लेवल्स, है ना, सीरम आयरन के लेवल्स, और हमने क्या पढ़ा है, परसेंटेज ऑफ ट्रांसफेरिन सैचुरेशन, है ना, परसेंटेज ऑफ ट्रांसफेरिन सैचुरेशन, है ना। और एक हमारा कौन सा पैरामीटर होता है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, है ना, क्या होता है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, TIBC, है ना, क्या बोलते हैं, TIBC बोलते हैं ना। तो अब हम ये टेबल याद रखेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए, है ना, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया के लिए, और हमारा हो गया एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ के लिए। तो जिसने हमारा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वीडियो नहीं देखी है वो देख लो, ठीक है, उससे हमारा ये टेबल आसानी से याद हो जाएगा। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हमारा सबसे सेंसिटिव पैरामीटर कौन सा होता है, सीरम फेरेटिन, जो कि हमारा सबसे पहले डिक्रीज कर जाता है। अगर सीरम फेरेटिन हमारा डिक्रीज कर जाएगा तो हमारे पेशेंट में क्या है, सीरम आयरन की भी कमी है, और हमारे पेशेंट में परसेंटेज ऑफ ट्रांसफेरिन सैचुरेशन भी डिक्रीज होता है ना। पर जो हमारा सीरम फेरेटिन के लेवल्स होते हैं हमारे क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी के। तो अगर सीरम फेरेटिन की वैल्यूज अगर हमारी घट रही है तो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी हमारी इंक्रीज कर जाती है ना। और हमने क्या पढ़ा था इससे सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में, कि सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया हमारा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का उल्टा होता है ना, मतलब अपोजिट होता है। तो सीरम फेरेटिन की वैल्यूज हमारी यहाँ पे कैसी होती है, इंक्रीज होती है सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में, है ना। अगर सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में सीरम फेरेटिन की वैल्यूज बढ़ी हुई है तो बताओ टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी हमारी कैसी होगी, डिक्रीज कर जाएगी, है ना। वही वही हमारा कैसे, कि हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी सीरम आयरन की वैल्यूज रहने वाली है, और ये हमारा परसेंटेज ऑफ ट्रांसफेरिन सैचुरेशन रहने वाली है, ये भी हमारी क्या कर जाएंगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो सारे एरो हमारे अपोजिट हो जाते हैं, है ना। उसके बाद हमारा रहने वाला है एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज, है ना। एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज में हमारा क्या है, सीरम फेरेटिन तो हमारा बहुत है, ठीक है, सीरम फेरेटिन हमारा बहुत है। तो उसके बाद हमारा जो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है वो हमारी क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो डिक्रीज कर जाएगी, है ना। उसके बाद बताओ सीरम आयरन और परसेंटेज ऑफ ट्रांसफेरिन सैचुरेशन हमारी कैसी होगी, दोनों हमारी डिक्रीज कर जाती है ना। तो ये टेबल हमारा मस्ट नो है, ये हमारा याद रहना चाहिए ये टेबल, ठीक है। तो अगर ये टेबल याद होगा तो क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाते हैं इन 3 टॉपिक के ऊपर, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया और एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, है ना। तो हम ये तीनों चीज, ये 4 पैरामीटर हम याद रखेंगे। उसके बाद हमारे यहाँ पे एक वैल्यू याद रखनी है, कौन सी वैल्यू, सीरम ट्रांसफेरिन, है ना, सीरम ट्रांसफेरिन। उसके बाद हमारा क्या होता है, सीरम ट्रांसफेरिन, इसकी हमारी वैल्यू याद रखनी है किसके लिए, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को हम एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज से कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो लोग फेरेटिन की वैल्यूज़, है ना। तो सीरम ट्रांसफेरिन डिवाइडेड बाय लोग फेरेटिन की वैल्यूज़, ये हमारी कितनी आती है, 1.5 आती है, ठीक है, 1.5 हमें याद रखना, 1.5। अगर हमारे ये मोर देन 1.5 आती है, मोर देन, है ना, मतलब आई का मतलब इंक्रीज हो रही है ना, आई का मतलब इंक्रीज हो रही है, मोर देन 1.5, है ना, मोर देन 1.5 इंक्रीज हो रही है 1.5 से ज़्यादा, तो आई से इंक्रीज, और आई से हमारा क्या हो गया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, है ना, आई से हो गया हमारा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। और अगर हमारी ये वैल्यू लेस देन 1.5 होती है, लेस देन 1.5, तो हमारे पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, लेस देन 1.5 होती है तो एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, ठीक है। तो ये हमारा एक
छोटी सी वैल्यू है जो कि याद रखनी है, जो कि हमारे डिफ्रेंशिएट करने में मदद करती है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से। किसको? एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज से। अगर मोर देन 1.5 है तो हमारा क्या होगा? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। लेस देन 1.5 है एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। ठीक है, तो ये टेबल याद रखेंगे और हमारी ये 3 चीज़ें याद रखेंगे। कौन सा? इंटरल्यूकिन 6, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया क्योंकि बोन मैरो पे इंटरल्यूकिन एक्ट कर रहा है। उसके बाद माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया क्योंकि लीवर पे इंटरल्यूकिन 6 एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमारा यही है एक छोटा सा डिस्कशन इन दोनों टॉपिक्स को, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज को और जो हमारा पिछला टॉपिक था सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, इन दोनों टॉपिक्स को अगर आप आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बाद पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू।